नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और कल की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी आपके स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट। फिलहाल आधा फीसदी की तेजी यहां पे 22,898 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए यहां पे शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आरबीआई के उस डिसीजन के बाद यहाँ पे देखेंगे आप 700 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी, 1.5% से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी 48,803 के लेवल पर। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में बिकवाली जारी है। मिड कैप देखिए 0.25% के करीब टूटता हुआ 51,045 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप में भी हालात वैसे ही जस के तस। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे पेन ज्यादा है, 0.4% की गिरावट ये देखने को मिल रही है। यहाँ पे 15,743 के लेवल पर कारोबार करता हुआ पोर्टफोलियो रेड में होगा। ब्रेथ भी देखिए आपको देखने मिलेंगे थोड़े मिक्स्ड, इनफैक्ट ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से भारी बिकवाली 2,125 स्टॉक्स अभी अक्रॉस द बोर्ड गिरकर कामकाज कर रहे हैं। बढ़ने वाले की संख्या मात्र 326 है। कंट्रीब्यूटर्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए निफ्टी को अभी कौन ड्रैग कर रहा है या फिर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर एक नज़र अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्टॉक्स जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और इन्फोसिस कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालता हुआ, इनफैक्ट पूरा बैंक पैक आज बाजार को संभाल रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जैसे सन फार्मा, इनफैक्ट पूरा फार्मा सेक्टर ही 2.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है। देखिए 21 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे NTPC, LNT और पावर ग्रिड में भी गिरावट देखने को मिल रही है और ये कुछ काउंटर्स ड्रैग करते हुए। बैंक निफ्टी में देखेंगे आप तो सपोर्ट आपको हैवी वेट्स करते हुए दिखने मिलेंगे। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक वहाँ पे सपोर्ट करता दिखेगा आपको। लेकिन अगर गिरने वालों की लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे फेडरल बैंक, कोटक बैंक और SBI, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे। कैनरा बैंक नतीजों के बाद देखिए यहाँ पे 0.3 अंक लुढ़क कर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो हालात भी थोड़ी सुधरते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी किस ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमोल, अमित जी और पवन जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन आपको। और पहले अमोल जी आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में आज रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या ये सस्टेन करेगी? क्या कहती है आपकी एनालिसिस? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एक अच्छी बात जो हुई है वो कल का जो फॉल था वो कहीं ना कहीं रुका है। बट ये और जो टेक्निकल पुल बैक है ये तभी बढ़ेगा जब मार्केट कहीं ना कहीं 23,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड होना चालू हो जाएगा। जब तक उसके नीचे निफ्टी ट्रेड हो रहा है मुझे लगता है ये निगेटिव सेंटीमेंट बना रहेगा। डे ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि 22,850 22,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स लेवल का काम करेंगे और ऑन द हायर साइड 23,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। मिड कैप में अभी भी पेन है, तो वहां पे थोड़ा सा दबाव और बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। बट फोकस ब्लू चिप स्टॉक पे रहेगा, वहां पे टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस अभी काफी ब्राइट लग रहे हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स पे फिलहाल फोकस, वहां पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पेन है वो और गहरा सकते हैं। मोल जी की एनालिसिस फिलहाल ये कहती है। अमित जी आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? कल की भारी बिकवाली के बाद आज देखिए बैंक निफ्टी काफी ज्यादा संभलता हुआ, क्या रणनीति, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय पैनलिस्ट एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम अगर हम बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे अभी भी डाउन लगता है। निफ्टी में स्पेशली आई थिंक वीक है। जिस हिसाब से रिकवरी आई है आई थिंक ये ओवरसोल्ड लेवल से हमें खाली एक बाउंस बैक देख रहे हैं। बट अगर टेक्निकली पोजिशनली बात करें तो स्ट्रक्चर तब तक वीक है बिकॉज इट इज स्टिल ट्रेडिंग बिटवीन बिलो 10 एंड 20 डेमा। तो मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक आ रहा है लगभग 23,100 150 एक स्टिक रेजिस्टेंस प्रूव होगा, जहां पे आई थिंक मेरे ख्याल से फिर से एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट्स ओपन किए जा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की जो हम रिकवरी देख रहे हैं ऑल्दो बेटर देन निफ्टी, बट 20 डेमा जो कि लगभग 49,300 के आसपास आता है, तो दैट विल प्रूव टू बी अ स्टिफ रेजिस्टेंस। अगर किसी की पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड इज बाउंस बैक में तो 49,300 का ख्याल रखें, वहां पे मुनाफा बांधने की कोशिश करें और अगर वहां पे ना सस्टेन करे तो देन वी कैन गो शॉर्ट अगेन। तो फिलहाल ये लेवल्स आपको अपने रडार पे रखने हैं और इस तरीके से आप अप्रोच करें फिलहाल मार्केट को। पवन जी, हाउ आर यू रीडिंग द मार्केट? कैसे आप रीड कर रहे हैं, साथ ही आपकी अप्रोच क्या होगी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए? मॉर्निंग श्रेया जी। कल जो मार्केट ने बॉटम बनाया एक बार 22,800 के नीचे जाके आया है और आज सुबह गैप अप के साथ में अभी तक एक गैप को इसने मेंटेन किया है कल की क्लोजिंग से आज तक। तो 23,400 जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। बट इसको एक टेम्पररी बॉटम मानते हुए जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वहां पर खरीदारी करने के ऑप्शन देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये और
मिड कैप की में जो बिकवाली देखने को मिल रही है पवन जी, इसको कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो मिड जो होल्ड कर रहे हैं। मिड कैप के अंदर अभी जब तक बाजार क्लियर साइन बॉटम आउट के नहीं देगा, यानी 23,400 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मिड कैप से थोड़ा दूर रहने की ही सलाह दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक बार रिटर्न कार्ड पर नजर डालते हैं, हमारे खिलाड़ियों की क्या स्थिति वहां पे बनती नजर आ रही है, कौन अभी फिलहाल लीड करते हुए और कौन अभी इस रेस में आगे हैं इस महामुकाबले में, इस पर एक नज़र आप फिर पोर्टफोलियो स्कैन भी करेंगे और पिक्स भी लेंगे। फिलहाल अभी अमोल जी पहले पायदान पे 3.5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़, वहीं अमित जी और पवन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा अभी डाउन साइड में फिलहाल देखने को मिल रहा है। पवन जी -9.96% इनका पोर्टफोलियो डाउन है, अमित जी -0.44% इनका पोर्टफोलियो डाउन है फिलहाल। और एक नज़र टॉप कॉल्स पर भी डालते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति बनती नज़र आ रही है उस पर भी नज़र डालें तो वहाँ पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो स्कैन ले लेते हैं एक बार। टॉप कॉल्स देखिए, IRB इंफ्रा सेल साइड की ट्रेड अमित जी ने सुझाई थी, 1% यहाँ पे तेज़ी। टाटा स्टील देखिए बाई साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से आया था, यहाँ पे 1.3% की तेज़ी। वहीं एक्सिस बैंक बाई साइड की ट्रेड अमोल जी ने सुझाई थी और यहाँ पे भी देखिए आप अच्छी खासी तेज़ी 4% की तेज़ी देखने को मिली। अब एक बार पोर्टफोलियो रखते हैं हमारे खिलाड़ियों के, अमोल जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है उसके बाद हम चलेंगे। देखिए एक्सिस बैंक अभी फिलहाल ये होल्ड करके रख रहे हैं, साथ ही इन्होंने SBI लाइफ से एग्जिट किया है, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अमोल जी क्या पिक रहेगी आज आपकी, जिस तरीके से बाजार में थोड़ी ही बहुत लेकिन एक बाउंस बैक, एक फिलहाल एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बताइए। जी, आई थिंक हीरो मोटो के साथ जाना चाहूंगा मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 4010 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 4250 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3930 का। कॉन्ट्राबेट है, काफी ओवरसोल्ड है और जिस तरीके से मार्केट में एक बाउंस बैक ट्रिगर हुआ है, स्टॉक में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है। अगर यही लेवल सस्टेन होता है तो हीरो मोटर्स में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प तेजी फिलहाल बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस देखिए ध्यान रखिएगा 3930 का मेंटेन करके चलना है, टारगेट 4220 का फिलहाल लेके चलना है। अमित जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर, वहाँ पे क्या स्थिति उभरती हुई देखने को मिल रही है, कहाँ से उन्होंने एग्जिट ली है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग की है। तो डाबर होल्ड करके रख रहे हैं फिलहाल, एग्जिट किया है इन्होंने CG पार से और साथ ही IRB इंफ्रा से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ ही LNT को भी अभी होल्ड करके चल रहे हैं। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड? जी शेयर जी, मेरी पहली ट्रेड विल बी ऑन द बाय साइड। आइशर मोटर्स का अगर चार्ट देखें तो यहाँ काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, 5184 का प्राइस है। यहाँ पे अगर देखें तो की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस मार्केट की वोलेटिलिटी में स्टॉक ने अच्छे से अपने लेवल्स होल्ड किए हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे हायर हाई हाई लोज चार्ट में बन रहे हैं, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 5050 रुपए का और हमारे टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे लगभग 5450 के। आयशर मोटर्स वोलेटिलिटी बाजार में रहने के बावजूद इसने अपने लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखा है। आयशर मोटर्स बाई साइड की ट्रेड अमित जी की तरफ से आती हुई टारगेट प्राइस 5450 का मेंटेन करके चले, साथ ही स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 5050 का आपको लगाकर चलना है। अब पवन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पे, वहाँ पे क्या एक्शन, क्या स्थिति नज़र आ रही है, कहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो देखिए आप फिलहाल उन्होंने टाटा स्टील से प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ ही SRF में उन्होंने एग्जिट ले लिया है। SBI और HUL को अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। पवन जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, मैं बजाज ऑटो के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। टेक्निकल चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से बॉटम आउट कर रहा है और आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देख सकते हैं हम यहाँ पर। अभी 8416 के आसपास का भाव चल रहा है। 9000 के टारगेट के लिए विद 8280 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर लॉन्ग जाना चाहता हूँ। ठीक है, बजाज ऑटो बाई साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से, यहाँ पे आपको 9000 का टारगेट मेंटेन करके चलना है, वही 8280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले पवन जी। पवन जी की तरफ से ये पिक आती हुई। अमोल जी दूसरी पिक क्या होगी आपकी? दूसरे पिक के लिए श्रेया जी वेट करूंगा मैं थोड़ा सा, मार्केट में मोमेंटम सस्टेन होता है पॉजिटिव साइड पे, तो दूसरे ट्रेड के ऊपर ध्यान करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार अमोल जी की तरफ से फिलहाल, लेकिन जैसे ही ट्रेड उनकी तरफ से आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
फिर देखिए निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 100 अंकों की रिकवरी अपने निचले स्तरों से निफ्टी अभी फिलहाल दिखाता हुआ और डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 22,948 के लेवल पर ये कारोबार करता हुआ देखिए 119 अंकों की बढ़ोतरी फिलहाल। अमोल जी, देखिए जिस तरीके से निफ्टी ने पुल बैक दिखाया है, क्या लग रहा है सस्टेन करेगी ये तेजी? मुझे लगता है कि 23,000 जैसे हमने डिस्कस किया था, अगेन वहीं पे एक रेजिस्टेंस लिया, वहीं से थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। 23,000 के लिए आई थिंक वेट करना चाहिए, एक प्रॉमिसिंग क्लोजिंग चाहिए। जरूर ओवरसोल्ड है और आज जरूर सुबह का जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव साइड पे ही कंटिन्यू किया है। बट मुझे लगता है अगर मैं क्लोजिंग बेसिस से या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मिनिमम क्राइटेरिया ट्रेडर्स के लिए शायद ये रहेगा कि जो 23,000 का क्लोजिंग है उसके ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। 23,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर एक तेज़ी की संभावना और स्ट्रांग होती नजर आएगी। चलिए अब बजट की बात करते हैं। देखिए बजट को चंद दिन का समय रह गया है, ऐसे में बजट के किन बड़े आंकड़ों पर रहेगी नजर, बताने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा जी। आशीष जी बताइए। 1 फरवरी यानी सैटरडे को बजट आना है, तो एक्चुअली इफेक्टिवली यहां से सिर्फ 3 कारोबारी सत्र बचे हुए हैं। सबकी नजरें होंगी फाइनेंस मिनिस्टर पे। ये मैडम निर्मला सीतारमन का ध्यान रखिएगा 8वां स्ट्रेट यूनियन बजट प्रेजेंटेशन है। और जब भी बजट की बात आती है अपन रिटेल के जहन में एक ही सवाल आता है, टैक्स में कुछ रिलीफ आएगा नहीं आएगा, दरों में कुछ कटौती होगी कि नहीं होगी। जहां तक उसकी बात है, एक्सपेक्टेड है कि इस बार पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को इस बजट में कुछ रिलीफ सरकार देती हुई नजर आए। शायद इनहैंस्ड एग्जेम्पशंस हो, डिडक्शंस हो, पर आएगा क्या आएगा वो तो 1 तारीख को पता चलेगा। पर कई सारी ब्रोकरेजेस जो इस रिलीफ की बात कर रही हैं वो ये भी लिख रही हैं कि कोई मटीरियल इंपैक्ट इन स्टेप्स का रेवेन्यू पर नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए हमारी जेब में कुछ ज्यादा आना नहीं है, अगर आया भी तो। पर बजट इसके अलावा बहुत कुछ होता है। इंडिया का विजन, इंडिया का रोड मैप सामने रखा जाता है और यह इंपॉर्टेंट है जानना कि एवरी रूपी काउंट। तो नजर का रखनी है, उस पर बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बजट में एक नंबर होता है फिस्कल डेफिसिट का। तो वो जो फिस्कल प्रूडेंस है, क्योंकि इस समय एक्सटर्नल सेक्टर में बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, खासतौर पे ट्रंप साहब के आने के बाद, तो फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे शायद हम चलें। और फिस्कल प्रूडेंस से मेरा मतलब है अपने फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना। इस समय हमारी पब्लिक डेट टू जीडीपी बहुत एलिवेटेड है, तो वैसे भी हमारे पास रूम है नहीं। अब तक के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 9.2% ये कोविड टाइम के थे, जब आपको याद होगा हेल्थ केयर, इकोनॉमिक रिलीफ पे सरकार ने तगड़ा स्पेंड दिया था। उसके बाद से लगातार हमारे फिस्कल डेफिसिट नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का लॉस, खर्चे कमाई से ज्यादा, ये है फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स। और FY25 के लिए रखा गया था 4.9% पे। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं 4.9% के टारगेट इस बार अचीव होगा। और इनफैक्ट FY26 के लिए 4.5% के फिस्कल डेफिसिट नंबर की बात सरकार कर सकती है। 4.4 से 4.6% का बैंड है जो ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं। 4.5% आप पकड़ लीजिए, यह नंबर इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटल मार्केट्स यानी कि शेयर बाजार बहुत क्लोजली वॉच आउट करेंगे फिस्कल डेफिसिट और स्पेंडिंग के बीच का बैलेंस। और स्पेंडिंग में आजकल हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, वो केपेक्स पे स्पेंड। और एक्सपेक्टेड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे सरकार अपने खर्च कंटिन्यू करेगी। ये हैं पिछले कई सालों के केपेक्स स्पेंड्स, लगातार उछाल देखने को मिला है। हां, ये जरूर है कि शायद जो बेस्ट पेस था केपेक्स में स्पेंड्स का, वो हमारे पीछे जा चुका है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कहती हैं या तो एट नॉमिनल जीडीपी या उससे नीचे के आप केपेक्स स्पेंड्स आते हुए देखेंगे। 3.4% ऑफ FY24 जीडीपी ये केपेक्स स्पेंड्स थे पिछले साल के। ब्रोकरेजेस कहती हैं इस पे कैप है, इसके बियॉन्ड अब सरकार जाएगी नहीं। तो देखते हैं किस तरह के केपेक्स के खर्चों की बात करती है। हां, ये जरूर होगा जो भी केपेक्स पे खर्चे हो रहे होंगे शायद इस नए साल के लिए फ्रंट लोड कर दें, क्योंकि इकोनॉमी दिक्कत में है तो शायद खर्चे पहले तूल पकड़ लें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा शायद लाइकली है मिस हो रहा होगा पिछले साल का, क्योंकि हमें पता है केपेक्स में स्लो डाउन आया हुआ है। तो ये मिस्ड आंकड़े से आपको शायद ग्रोथ अच्छी नजर आ रही होगी, पर वो कैलकुलेशन, वो मैथ आपको करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है जॉब क्रिएशन का। उस पर शायद सरकार का फोकस हो। फोकस कैसे हो? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे जोर, MSMEs को क्रेडिट मुहैया कराना, रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित करना, स्किलिंग पे जोर देना। ये पिछले बजट में हुआ था। इनहैंस्ड
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स आई थी, स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया था, शायद इस बजट में भी ये किया जाएगा। खैर, एक्सपेक्टेशन हम सबकी बहुत ज्यादा हैं। ग्रोथ को तूल दिया जाए, हमारा अर्बन स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को तूल दिया जाए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करा जाए, और हम चाहते ये भी हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे सरकार कंटिन्यू करे। इसीलिए हम हर साल कहते हैं बहुत टाइट रोप है जिस पे मैडम सीतारमण और उनकी टीम को वॉक करना है। देखते हैं कैसे समन्वय बिठाती हैं। बिल्कुल सर, देखने वाली बात होगी कि सैटरडे को क्या कुछ बड़े ऐलान होते हैं फिस्कल डेफिसिट में, जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, क्या उस पर फिर से सरकार खड़ी उतरती है कि नहीं, और साथ ही कैपेक्स को लेकर क्या बड़े ऐलान होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, और फटाफट से हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखते हैं। मोल जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। क्या एक्शन यहाँ पे देखिए, एक्सिस बैंक और हीरो मोटोकॉर्प ने बाय साइड की ट्रेड्स उठाई थी। एक्सिस बैंक टारगेट प्राइस 1000, स्टॉप लॉस 964 का मेंटेन करके चलना है। हीरो मोटोकॉर्प टारगेट 4250, स्टॉप लॉस 3930 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो देखिए एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी, 4.5% की तेजी, वहीं हीरो मोटोकॉर्प आधा फीसदी गिरकर कामकाज कर रहा है। अब रखते हैं अमित जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पे देखिए डाबर और LNT, आयशर मोटर्स तीनों ही बाय साइड की ट्रेड। डाबर में टारगेट प्राइस 545, स्टॉप लॉस देखिए 518 का मेंटेन करके चलना है। LNT में टारगेट 3700, स्टॉप लॉस 3300 का मेंटेन करके चलना है। वही आयशर मोटर्स में टारगेट 5450, स्टॉप लॉस 5080 का लगाकर चलना है। क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल तीनों ही स्टॉक्स डाउन साइड पे ट्रेड करते हुए, ज्यादा गिरावट LNT में फिलहाल 1% की देखने को मिल रही है, और आधा फीसदी दोनों स्टॉक्स गिरकर कामकाज कर रहे हैं। पवन जी का पोर्टफोलियो देखते हैं स्क्रीन पर। क्या एक्शन यहाँ पे, HUL, SBI और बजाज ऑटो तीनों ही बाय साइड की ट्रेड। HUL टारगेट 2600 का, स्टॉप लॉस 2360 का मेंटेन करके चलना है। SBI का टारगेट 770, स्टॉप लॉस 740 का लगाकर रखे, और बजाज ऑटो टारगेट 9000, स्टॉप लॉस 8280 का रखे। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव देखिए तो यहाँ पे एक स्टॉक बजाज ऑटो लगभग थोड़ा डाउन साइड पे है, लेकिन SBI और HUL में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। SBI आधा फीसदी और HUL 0.12% चढ़कर कामकाज करता हुआ। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, उस पर एक नज़र। कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल आगे हैं, तो देखिए क्लियरली अमोल जी अभी 5.25% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़ है। पवन जी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, लेकिन अमित जी थोड़ा भी 1.5% इनका पोर्टफोलियो डाउन नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिडकप मंत्रा में लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को ही, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब वक्त हो चुका है ग्रोथ कोड का, जो कि ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल है, जिसके ज़रिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सके। इस हफ्ते सेबी के होल टाइम मेंबर मिस्टर आनंद नारायण ने FNO ट्रेडिंग की नई गाइडलाइंस पर अपने विचार साझा किए हैं। आइए सुनते हैं कि इस बारे में उन्होंने क्या कहा है। Overtrading, particularly on expiry day index options, was creating the possibility of more systemic risk, with an increase in the overall market risk right up to the time of the expiry. So these two areas, one is a systemic risk area, the other of related to investor protection, is something that we were looking at closely, and we were consulting with market participants for months together. Our consultations told us that the issue really boiled down not to the broad swathe of derivatives, but specifically to the issue of index options trading on expiry day. So it was a very clinical approach that we subsequently adopted, essentially to address this specific issue of overtrading in index options on expiry day. On October 1st, 2024, we announced a series of 6 steps to address this. 5 out of those were directly aimed exactly at this, curbing overtrading in index options on expiry day. Now, the impact of those steps are still playing out. We will watch the data very closely to see how things stabilize. As and when we come to a conclusion on what the impact of these 6 steps have been, if further steps are necessary, both for market development as well as for investor protection, we will take steps accordingly. So at this point of time, nothing is planned. We will see what the data shows, and then we will take the steps further. But there should be no doubt about SEBI's broad objectives here. We want a sustained F&O market that is conducive to capital formation in the country.
At the same time, we want to ensure investor protection and we want to ensure systemic stability. And we will continue to work along these lines in consultation with all market participants.